हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का प्रथम अंक पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। यह कहानी उस युवक की है जिसने समाज से अपराध के कोड का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए सरों के समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करो वरना मेरा स्टीमर छूट जाएगा। चिल्ला मत बूढ़े, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको 3-4 बदमाशों ने घेर लिया था। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए किया और तुरंत ही बंद कर दिया गया, क्योंकि किसी ने उसका मुंह पीछे से दबा दिया था। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी। और समझ गया, चलो जल्दी और बताओ। और 30 सेकंड बाद साका, यह तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ है, तो भागो। दोनों तेजी से भागने लगते हैं, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भैंस से जड़वत हो गए। ओह, हमें माफ़ कर दो। माफ़ी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। और तभी उस अनजान शख्स ने उन बदमाशों पर प्रहार चालू कर दिए। नहीं, मैं नहीं। और देखते ही देखते उसने उन सभी को धराशायी कर दिया। एक बात बताओ बेटे, तुमको कैसे पता चला कि इन सुनसान जगह में 2 गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। क्या कहा? चिड़िया ने? हाँ बाबा, मुझे चिड़िया ने बताया था। नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। और वह वहां से चल पड़ता है। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। और यह अकेला व्यक्ति है सुपर कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है। वो पक्षियों से, जानवरों से बात कर सकता है। ओह, समझ गया मैं। जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं। जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज है। अपराधियों का यह काल कहाँ से आया? इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। और इसके लेखक है मनीष चंद्र गुप्ता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। जुपिटर सर्कस देश का एक नामी सर्कस, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी हैरतअंगेज कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं, जैसे छुरेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में चलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती है। विंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टियां बांध कर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां भी काट खाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलिस, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल जाता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगाते हैं। ऐसे में जरा सी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, तो सोच क्या रहे हो? शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, राधा, मैं तुमसे, और वह कुछ बड़बड़ाने लगता, प्यार करता हूँ। ओह, क्या आज कह ही डालो तुम ये बात? और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठता है। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा हाँ। क्या सच में? हाँ हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझको पहले नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंध में बदल गई। और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्टपुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम चमकते सितारे पर ही रखेंगे। उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की आंखों का भी तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले आते। ओह नहीं रूबीना, रुको। और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा बेटा आजा, जानवरों की भी भाषा होती है। इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। और कुत्ता गुरगुराने लगता। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल जैसा है। छुरेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। ओह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। सुलेमान को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ती थी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा आगे चलकर। जो शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जाव दाव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब दिखाना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे
कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को तो मोड़ सकते हो। और हाँ, ऐसे बिल्कुल। अब सिर्फ हरकुलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुरु होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना। ऐसे इसमें सिर्फ एक खास बात है। और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली। और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय अब खत्म हो चुका था। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का। और ध्रुव ने अपने गुरुओं को कभी निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के करतबों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया था। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। लेकिन जैकब की निश्चितता के साथ दूसरे सर्कस के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। जैसे कुंदन नगर में चल रहे ग्लोब सर्कस की बॉस इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दिया है। क्यों बे नाथू कमीने, हमने तुझको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शेर भूख से रो रहा था। गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू। जब इससे उस बोटी का दाम वसूल करो। नहीं मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जोबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके पेट में आ लगा। और इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, जोबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। इस बार चीखने का भी उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधकार में डूबता जो जा रहा था। अरे, यह तो बेहोश हो गया। सिर्फ 2 गुस्सों में बड़ा कमजोर निकला रही है। तो बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा न कर पाया, शायद मरकर ही उसकी सेवा कर पाए। हा हा। और वो हंसने लगता है। मैं समझ गया बॉस, यू आर जीनियस बॉस। और जब इसको हंसता हुआ उसे कंधे पर डालकर ऊपर की तरफ चल पड़ता है। पेट में दर्द हो गया रे मेरे तो हंसते हंसते। और उसने नाथू को शेर के पिंजरे में फेंक दिया। ले बेटा शैतान, तेरा खाना आ गया है। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। और जब इसको यह देखकर बाहर खड़ा हंसने लगता है। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। और इतना कहकर वह जोर से हंसने लगता है। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल है जिंगो? हालत खराब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों को चारा खिलाने के लिए पैसे नहीं है। अब कल क्या होगा पता नहीं। क्या बात है, समझ नहीं आता। क्या कोई ग्लोब सर्कस देखने नहीं आता है? जरूर हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है कोई। अगर उसका सुराग है शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया है। उफ, यह भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। पापा, वो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे, उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है पापा। अब ना तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊंगा और ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा। और मैं भी। जुपिटर जुपिटर पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया है हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जोबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जोबिस्को के बीच एक गुप्त बातचीत होती है। उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हुआ जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था। और जल्द ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी थी। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वह तेजी से अंधेरे कोने की तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में 2 कैन झूल रही थे। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटरवासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। और वह हंसने लगता है। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे, यह तो पेट्रोल है। और तभी जुबिस्को ने उसे पीछे से आकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। ओह, बाल बाल बच गया, वरना इसके चिल्लाते ही आज सारा खेल खत्म हो जाता मेरा तो। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सी बांध रहा था। कौन हो तुम, रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब वक्त ज्यादा नहीं है। उसने एक झटके में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक शाम के नथनों तक पहुंच चुकी थी और वह लपका, अरे यह तो पेट्रोल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जुबिस्को ने उसमें आग लगा दी। आग आग, भागो। और श्याम चिल्लाने लगा। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा।
कनस्तर ले चलो, बॉस ने कहा था कोई सबूत नहीं छोड़ना है। परंतु अगले ही पल शाम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी और जब इसको कर्रा उठा। अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि तभी उसे आग की लपटें महसूस होती है और वह चिल्ला पड़ता आग। वह तेजी से बाहर की तरफ भागता है और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता शाम पर पड़ती है। तभी ध्रुव चिल्ला पड़ता, अरे नहीं! ताकत में जुबिस्को शाम से दोगुना था। उसका हाथ घुमा, शाम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी और वह होश खो बैठा। जुबिस्को ने शाम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश शाम को जुबिस्को ने जलती आग में फेंक दिया। शाम पल भर में राख हो गया और ध्रुव यह तमाशा देखता ही रह गया। चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ लपटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा, ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था और वह था बदला। दोनों के बीच अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए है कोई से? जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त गवाए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग पड़ी थी। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खुकार लपटें हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडे और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा चुके थे, लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारा पीछे कर रहा है बाउंड, चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तो मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में अभी तक नहीं चुका है। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ हवा से बाहर निकालता है। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सर है और तभी एक धमाका हुआ। शीघ्र ही ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके में पलट जाती है। जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगता है, लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता और ध्रुव दर्द से कर्राने और चिल्लाने लगता है और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और शाम। चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें थी। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था और वह वहां बैठकर अकेला सुबकने लगता है, बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उन खुकार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा। ओह, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगती है और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछारों ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह से बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी और वह तभी मुड़ता है और तेजी से एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? वो बॉस, वो ध्रुव ने हमको देखा था। ओह व्हाट, ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ आता ही होगा वह। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे दो तीन को एक साथ संभाल सकता है, समझे तुम? ओ गॉड, तुमने ये क्या किया? तभी वह किसी को बुलाता है। यस बॉस, देखो सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो, खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। और वह व्यक्ति ओके बॉस कहकर वहां से निकल पड़ता है। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हत्यारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई है। अभी अभी हुई तेज जोरदार बारिश ने भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जहां चाहा वहां रहा। और इस वक्त अंदर तक पहुंचने के लिए यह हाई टेंशन केबल तार ही मेरे काम आएगी। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रास्ते पर चलने जैसा था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक सड़क को पलटा और केबल एक झटके में नीचे जमीन पर जा गिरती है। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी भी गीली थी। पल भर में हाई टेंशन वोल्टेज बिजली चारों तरफ फैल जाती है और वहां घूम रहे ग्लोब सर्कस के जंगली जानवर और उनके रखवाले करंट की चपेट में आ जाते हैं।
पहरेदार और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिलता है। जल्दी सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर क्या हुआ? जब इसको बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट चलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया है? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजती है, मैंने तोड़ा है उसे। ओह, कौन हो तुम? ध्रुव। हाँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। दोनों जुबिस्को और उसका बॉस ध्रुव को देखकर हैरान रह जाते हैं। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और तभी वह 4 कदम पीछे गिर पड़ता है, क्योंकि उस पर ध्रुव का एक जबरदस्त प्रहार जो होता है। इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। हे गार्ड, गार्ड! और तभी सर्कस का मालिक चिल्लाने लगता है, बेकार में गले को तकलीफ मत दो, तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं बाहर। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े हैं। और तभी ध्रुव का एक तमाचा उसके मुंह पर पड़ता है और वो कर्रा पड़ता है। अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएंगे। तभी पीछे से आती एक रस्सी ध्रुव के हाथों पर कस जाती है। और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट समय पर आए हो तुम। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दूंगा ध्रुव तुम्हें। और वह ध्रुव पर एक जोरदार गुस्से का प्रहार करता है। हाँ हाँ बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है, शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खुखार शेर का को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का तीसरा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका और तभी ध्रुव के मुंह से एक गुर्राहट सी निकलती है। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो जाते हैं ध्रुव की आवाज सुनकर, और वह कुछ सुन रहा था। और यकायक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधे पर थे और तेज दांत रस्सी पर थे। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए थे। ओह, यह क्या! जानवर कितना भी खुखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली वह हमेशा समझता है। और ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और तभी दूसरे सिरे से बॉन्ड जमीन पर आ गिरता है। लेकिन इस बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को से हट गया था। अब बारी तुम्हारी है। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई थी और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से एक चीख निकल गई। ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने के लिए काफी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन है। और तभी शैतान जुबिस्को पर टूट पड़ता है। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगती है, क्योंकि शैतान ने जुबिस्को को कच्चा जो चबा लिया था। ध्रुव अब बॉस की ओर लपटता है। दूर रहो तुम मुझसे, पास मत आना मेरे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागने लगता है। उफ, बाहर जमीन में अब तक करंट तोड़ रहा होगा, रुक जाओ! और ध्रुव चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गीली जमीन में पड़ चुका था। ओह, ये क्या! और बॉस वहीं बेसुध होकर गिर जाता है। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपनी आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन श्री राजन मेहरा के ऑफिस में। मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ बेटा। तुमने पूरी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए तुम बेटा, धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था, यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिर तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझको पूरा यकीन है इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी तुम्हारे साथ है। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं है अंकल, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनके पास सिर्फ एक बेटी है और जिसका नाम श्वेता है। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा। और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस। तुमको पसंद करने नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं, यानी कि मैं। अंकल, आप इतना सुनकर ध्रुव हैरान रह जाता है और तभी गेट खुलता है। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका, क्योंकि खुशी के मारे उसका गला जो रूहा सा हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस जिंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली जिंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद
उससे काफ़ी कुछ अलग थी, लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा, जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर को मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही पढ़कर देख लीजिएगा मेरा आगामी कॉमिक्स, जिसका नाम है रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। और अब यह हमारा अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।